हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। डीपीक्यू सेट नंबर 66 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज़ हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एग्जामो यूट्यूब चैनल पर चलती है सुबह 11 बजे। तो इस सीरीज़ को फॉलो करिए और एग्ज़ाम में सच में सवाल तुमसे डरेगा। कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अर्जुना मैथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फर्दर इंक्वायरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर जानना है कि डीपीक्यू क्या है और क्या बेनिफिट होगा तो इस पेज में सारी जानकारी लिखी है, आप उसको पढ़ के इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाए। ये क्यूआर कोड स्कैन करिए या फिर टेलीग्राम पे रेमो सर ऑफिशियल सर्च करिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसको 49 किलोमीटर ट्रेवल करना है, विच ही डिवाइडेड इनटू 6 स्ट्रेचेस विच वर एग्जैक्ट मल्टीपल्स ऑफ ईदर 4 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स। द फर्स्ट 4 स्ट्रेचेस वर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर and 10 kilometers. Multiples of 4 kilometer and 5 kilometers were traveled at the rate of 40 and 60 kilometer per hour respectively, and between two consecutive stretches he rested for 6 minutes. What was his average speed for the whole journey? तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यह है कि एक जर्नी है टोटल, ये टोटल जर्नी हमारी मान लिया 49 किलोमीटर की है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 49 किलोमीटर की जर्नी है। इस जर्नी को 6 स्ट्रेचेज में कवर किया जाता है। एक स्ट्रेच 4 किलोमीटर का है, एक 5 का है, एक 8 का है, एक 10 का है, 4 स्ट्रेच हो गए। 2 स्ट्रेच के बारे में डिस्टेंस दी नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है। ये भी दिया हुआ है कि हर एक स्ट्रेच या तो डिस्टेंस में 4 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। देखिए, अभी एक 4 है तो एक 8 है, एक 5 है तो एक 10 है। तो कोई भी स्ट्रेच, जैसे 2 स्ट्रेचेस जो हमारे 5वें और 6वें हमें अननोन है, पता नहीं है अभी, स्ट्रेच 5 और स्ट्रेच 6, ये भी डिस्टेंस या तो 4 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा, ये तय है। ये भी दिया है कि 4 के मल्टीपल वाली जो डिस्टेंसेज हैं वो 40 की स्पीड से चली जाती है और जो 5 के मल्टीपल वाली डिस्टेंसेज हैं वो 60 की स्पीड से चली जाती है। एक और डेटा दिया हुआ है कि किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रेच के बीच में 6 मिनट का रेस्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे 6 स्ट्रेचेज हैं, तो इसमें 5 बार, क्योंकि ऐसे 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 6 स्ट्रेच के बीच में 5 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रेच को के बीच में होंगे। तो ऐसे करके हर जगह 6-6 मिनट का रेस्ट भी है। अब हमें बताना है कि इस पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं रेस्ट टाइम लिखना चाहूँ यहाँ पर TR यानी रेस्ट टाइम, तो 5 पॉइंट है, 6 मिनट, तो 30 मिनट का तो रेस्ट टाइम भी है। 30 मिनट को आप हाफ एन आवर भी बोल सकते हो, तो ये भी एक टाइम है। तो एवरेज स्पीड निकलती कैसे है? टोटल डिस्टेंस जो कि 49 किलोमीटर का है और टोटल टाइम। और टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके। बट आप कहोगे अभी 2 स्ट्रेचेस की डिस्टेंसेस मुझे पता ही नहीं है, तो पहले तो वो निकालो। तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जितनी डिस्टेंसेस मुझे प्रोवाइडेड है इनका टोटल क्या है। तो आप कहोगे 4, 5, 9, 8, 17 और 10, 27। 27 किलोमीटर की दूरी तो हमें दी हुई है। अच्छा, जो बाकी है उसका टोटल कितना है? तो आप कहोगे टोटल अगर 49 किलोमीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 22 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी बाकी है। तो 22 किलोमीटर को हमें किसी तरह से इनका डिवीज़न हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों का टोटल जो है वो 22 किलोमीटर का है। 27 ही हो गया, 22 ही होगा, टोटल 49 बनेगा। अब देखो, डेटा ये कह रहा है कि दोनों स्ट्रेचेस जो भी होंगे, डिस्टेंसेस होंगी, वो या तो 4 का मल्टीपल होंगी या 5 का मल्टीपल होंगी। अब जो 22 बचा है इसको गौर से देखिए, ना तो ये पूरी तरह 4 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये पूरी तरह 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि पूरा जो 22 किलोमीटर है ना तो पूरा 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में डिवाइड हो पाएगा ना 5, यानी मुझे 4 और 5 का कम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब ये कम्बिनेशन बनाते समय एक बात का ध्यान रखना, जो 4 किलोमीटर या उसके मल्टीपल वाला स्ट्रेच होगा वो 4 इंटू समथिंग आएगा, और 4 इंटू समथिंग अगर आएगा तो क्या वो स्ट्रेच जो भी डिस्टेंस होगी वो इवन नंबर होगी? यस।
अच्छा एक बात और बताओ कि 22 में अगर एक पार्ट इवन नंबर है तो मुझे दूसरा स्ट्रेच भी इवन नंबर ही रखना पड़ेगा, तभी तो टोटल डिस्टेंस 22 बनेगी। इवन प्लस इवन इवन होता है। अब आप बताओ ये जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल होगी। अब 5 का मल्टीपल इवन नंबर में कब आएगा? आप कहोगे या तो वो 10 होगा या फिर वो 20 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो 22 है तो उसके बीच में 10 या 20। अगर मैं इसको 10 ले लूँ, मान लिया अगर मैं इसको 10 ले लूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। तो एक तो 5 का मल्टीपल हो गई और 12 4 का मल्टीपल हो गया, बिल्कुल सही बात बैठ गई। आप कहोगे अगर मैं इसको 20 ले लेता तो ये 2 बनता। तो 20 तो 5 का मल्टीपल है बट 2 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 20 और 2 नहीं चलेगा। यानी जो स्ट्रेच बाकी थे दोनों, उनकी डिस्टेंसेस सिर्फ 10 और 12 हो सकती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है निकालना। और चेक भी कर लो आप, 10 5 का मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है। यही चाहिए था। अब हमारा सवाल आसानी से हल हो सकता है इसके बाद। कैसे हल होगा? देखो आपको ये पहले ही पता है कि जो 4 के मल्टीपल वाली दूरियां हैं उनको आप चलने जा रहे हो 40 की स्पीड से, और जो 5 के मल्टीपल वाली दूरियां हैं उनको आप 60 की स्पीड से चलने जा रहे हो। तो अब देखो 4 के मल्टीपल वाली कितनी दूरी है? 4 8 4 12 और 12 24। 24 किलोमीटर आप 4 के मल्टीपल वाले स्ट्रेच में चल रहे हो। तो ये हो गया 24 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ होगी 40। तो ये टाइम लगेगा जो आप 4 के मल्टीपल में स्ट्रेच चल रहे हो 24 किलोमीटर 40 की स्पीड से। फिर टोटल अगर 49 है तो बाकी जो 25 किलोमीटर है वो आप 5 या उसके मल्टीपल वाले स्ट्रेच हैं, उनमें स्पीड आपकी होनी है 60। तो इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया क्या? नहीं। अभी आपने कहा आधे घंटे का रेस्ट भी हुआ है, तो ये भी हाफ इसमें जोड़ दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब निकला। और जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपने लिख दिया है तो अब आगे का काम क्या है? आगे का काम है इसको कैलकुलेट करने का। ज़रा जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में आप जाओगे तो डिनोमिनेटर आपका बनेगा 40 60 2 का 120। 40 तियाँ 120 होता है तो 24 तियाँ 72 हो गया, प्लस 60 दूना 120 होता है तो 25 दूना 50 हो गया। 2 का 60 गुना 120 होता है तो यहाँ आप 60 लिखिए और यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे 49। ठीक है, लिख दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे मैं इसको जल्दी से सॉल्व करूँ? तो ये वैल्यू देखिए अल्टीमेटली मैं लिखूँगा 49 इंटू 120 ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा 122 और 122 में 60 जोड़ा आपने, आ गया 182। ये वैल्यू आ गई। अब इसी को मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है, जो आंसर आना आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो 182 है बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। एक्चुअली में ये 14 जो नंबर होता है ना 14, ठीक है, सॉरी 14 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, राइट। ये जो 182 नंबर होता है इसके अगर आप फैक्टर्स को गौर से देखेंगे, 182 है, तो ये बेसिकली जो नंबर होता है 13 इंटू 15 195 होता है। ये 13 इंटू 14 के बराबर होता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसका बहुत बार बार इस्तेमाल होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 26 इंटू 7 भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, 26 इंटू 7 भी बोल सकते हो। 26 इंटू 7 दिया हो या फिर आपका 13 इंटू 14 हो, दोनों 182 के बराबर होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इस वैल्यू को कैंसिल आउट करना चाहें तो 14 से मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ बनेगा आपका 13, और 14 से अगर काटोगे तो 7 से कटेगा 7 और 2 से कटेगा तो ये बनेगा 60। तो ये हो गया आपका 420/13। तो 13 तियाँ 39 और 30 बना, 13 दूना 26, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते थे डिनोमिनेटर में 13 एक ही जगह था, तो यही उत्तर सही होगा। आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी सी। तो ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देख लेना किस तरह से वेरिएशंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और कैसे यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस निकालनी है 10 और 12 ये दी नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करनी है, और उससे ये सवाल बहुत बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, राइट। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ बी ऑप्शन में ये 2 एक्स्ट्रा लिखा है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ लिखा था, वो 33 3/8 है। वैसे भी आपका उत्तर जो सही है वो सी सही है इसमें। ठीक है, सवाल देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वाइल लिस्टिंग एन कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर एवरेज, द लास्ट नंबर बाय मिस्टेक गॉट रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट ऑड नंबर
and thereby the average turned out to be more than the desired value by 0.0125. what is the value of n? सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सीरीज है वो n कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स की है। तो मान लेते हैं आखिरी जो नंबर है वो x है, ये लास्ट नंबर है, एज्यूम कर लो। अब आप करो यहाँ पर हम x ना लिख के इसके अगला वाला गलती से ऑड नंबर लिख देते हैं। तो हमने x ना लिखा बल्कि x की जगह x+1 लिख दिया, क्योंकि x क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर की सीरीज चल रही है। तो अगर मैं अगला ऑड नंबर लिखूंगा तो मैं x+1 लिख दूंगा। यानी इस पूरे ग्रुप में हुआ क्या है, x की जगह जब आप x+1 लिख दोगे तो एक का सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, और वो एक का सरप्लस क्या करेगा, औसत बढ़ा देगा। अगर n नंबर्स थे तो 1/n से आपका औसत बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ कैपिटल N लिखो क्योंकि क्वेश्चन में n कैपिटल में दिया है, तो +1/n से औसत बढ़ेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0.0125 के बराबर है। अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपको ये बनेगा 1, उसके आगे 4 0 आ जाएगा और नीचे फिर 125 हो जाएगा। 125 का 8 गुना 1000 होता है, और ये 10,000 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यानी हमारे पास जो संख्याएं थी शुरू में वो कितनी थी, 80। ठीक है। ये सवाल करा, एक आदमी लोन लेता है 6,000 रुपये का अपने दोस्त से 1 जनवरी 2019 को, और ये कंडीशन है कि वो इस लोन को रीपे कर देगा और 6.25% सिंपल इंटरेस्ट से, एज एंड व्हेन द इंटरेस्ट टचेस 75। जब भी इंटरेस्ट 75 रुपीज़ हो जाएगा तो उस दिन ये इसको पे कर देगा। तो बताना है किस दिन लोन पीरियड एक्सपायर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको करना क्या है, देखिए आप सभी को ये पता होगा कि भाई P इंटू आर इंटू T/100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और ये वैल्यू हमारी 75 के बराबर है, 75 रुपीज़ के बराबर है। हमें टाइम पीरियड यहाँ से पहले कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में 75 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो P की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 6000 लिख लीजिए आप। R की वैल्यू क्या दी है, 6.25 लिख लीजिए, और T मुझे कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू है 75, और यहाँ पर वैल्यू आपको क्या दी है, 100। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप सभी को यहाँ पर जानना चाहिए, जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। आपने हमेशा फॉर्मूले को ऐसे पढ़ रखा है, P इंटू आर इंटू T/100 इज इक्वल टू 75, बट इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, P इंटू ये R/100 जो है ना, ये R/100 क्या है। अगर मैं R/100 को RF लिखूं, RF का मतलब है कि मैं चाहूं तो रेट को सीधे फ्रैक्शन में लिख दूं। R/100 क्या है, अगर आप R को परसेंटेज में लिखते हैं, यहाँ R का मतलब है R की परसेंटेज वैल्यू। अगर मैं R/100 को सीधे RF से रिप्लेस कर दूं इसको, तो ये R का फ्रैक्शन, रेट का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी, जहां पर R फ्रैक्शन में है, आपको बाई 100 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। ये जो 6.25% आपको दिया है ना, 6.25%, ये वैल्यू 1/16 के बराबर होती है फ्रैक्शन में। तो ये यहां पर मैं सीधे 1/16 लिख सकता हूं, रेट का फ्रैक्शनल वैल्यू। R/100 की जगह सीधे अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 6.25% की 1/16 तो रख दो। अब यहां से मैं T को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ये 75 है, ये बनेगा 75 इंटू 16/6000। ठीक है, आप काटिए जरा, 15×5 = 75 बनेगा, और 15×4 = 60, 400 हो गया। 16 इंटू 25 होता है ये, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/5 वर्ष, क्योंकि टाइम पीरियड T यहाँ वर्ष में होगा। 1/5 साल का मतलब पता है क्या हो गया, 73 डेज। ठीक है, 2019 की बात है, नॉन लीप ईयर है, 375 दिन होंगे एक साल में। तो अगर आप 365 दिन 365 रखते हैं, तो 5/5 से डिवाइड करोगे, 73 डेज आ गया। तो ये 73 दिन का इंटरेस्ट है, 73 डेज का जो है वो इंटरेस्ट आपका बनने वाला है। अब आपको करना क्या है, ये निकालना है कि लोन पीरियड कब एक्सपायर हो जाएगा। तो आप जनवरी से चलिए 73 दिन। आपको पता है कि अगर मैं जनवरी और फरवरी मिला के देखता हूँ तो मेरे पास टोटल कितने दिन होंगे। ठीक है,
तो आपको होगा कि मेरे पास देखो 28 का महीना होगा फरवरी, 28 दिन वो हो गए, और यहाँ पर 1 तारीख का तो लोन ही तो 30 दिन आप जनवरी में जोड़ लो, 31 होते हैं, 1 तारीख का तो लोन ही है ना। तो ये वैल्यू आपकी 58 दिन तो निकल गई जनवरी और फरवरी मिला के। अब 73 दिन तक जाना है तो क्या होगा, 15 दिन और लगेंगे। तो मार्च में मुझे 15 दिन और लगेंगे, यानी 15 मार्च 2019 मेरा करेक्ट उत्तर हो गया। वैसे अगर आप ये निकाल लें कि भाई मार्च का मामला है, तो आप सीधे मार्च में एक ही तारीख दी है वही लगा लेंगे, आपको एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। बट ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कैसे सवाल को करना है। टोटल 73 दिन होंगे, और 73 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे 15 मार्च 2019 को। ये सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने 600 पेन खरीदे हैं, उसने 480 पेन को उसी दाम पर बेचा है जितने दाम में वो 600 पेन खरीदता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 100 पेन्स को वो 10% हायर रेट पर बेचता है, दैट एट विच ही सोल्ड 480 पेन्स, एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, बाकी को उसने कॉस्ट प्राइस पर बेचा। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन इज। तो आपको बताना है कि भाई इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा। तो सवाल को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के। सबसे पहले आपको समझना है कि भाई 480 पेन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी 600 पेन की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट। कि 480 पेन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी 600 पेन्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ये शुरुआत में डेटा दिया हुआ है, पहले सबसे शुरुआत में दिया हुआ है। इसके आगे कह रहा है कि जो वो 100 पेन जो है और बेच रहा है वो 10% हायर रेट पे बेच रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज सबसे पहले तो यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये आप कहेंगे 4SP इज इक्वल टू 5CP, यस और नो। इतना तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 4SP इज इक्वल टू 5CP है यहां पर इस केस में। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है यहां पर अगर आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो वो 25% का है। 25% का प्रॉफिट परसेंटेज साफ साफ है। इसको आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते थे कि ये 480 CP प्लस 120 CP के बराबर होगा। तो ये 120 CP का मुनाफा दिख रहा है मुझे 480 पे, 1/4 यानी 25% का मुनाफा हो गया। शुरुआत में ही मुझे 25% का मुनाफा साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या क्या चीज़ बोली गई है जिसको मुझे यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर CP को शुरू में 1 मान लें कि 1 का CP 1 है। तो 480 की बात हो रही है शुरू में, 480 का CP 480 है, लेकिन सेलिंग प्राइस आप बोल रहे हो 600 के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने CP, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका SP। फिर आप बात कर रहे हो 100 की। अब ये 100 में बड़ा मज़ेदार बात है, 25% का अगर मुनाफा है तो आपका सेलिंग प्राइस नॉर्मली कितना हो गया, 1.25 का हो गया। बट आप इससे भी अगर 10% ऊपर रखते हैं तो ये 1.375 का एक आप बेच रहे हो। जो 100 क्वांटिटी है उसको 10% अगर आप और बढ़ा के बेच रहे हो तो भाई अगर मैं 100 को 1.25 में बेचता, सिर्फ 25% के लाभ पर बेचता तो 125 में बेचता। अब मैं इसको 10% और बढ़ा के बेचूंगा तो 10% और मिलेगा, तो 137.5 में आपने इसको बेचा। ठीक है, लिख दिया मैंने। बाकी कह रहा है जो आपके पास बचेंगे, कितने बचेंगे, 20, टोटल 600 है, उसको आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो और कॉस्ट प्राइस आपकी 1 रुपए की है तो 20। तो अगर आप यहां से टोटल कैलकुलेट करें तो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है 757.5 की। ठीक है, और टोटल कॉस्ट प्राइस तो 600 ही पड़ेगा, 1 रुपये मैंने माना है 1 यूनिट का। तो जो मुनाफा बन रहा है आपका वो बन रहा है 157.5 का 600 रुपये पे। तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन बनेगा 157.5 बटे 600 इंटू 100 यानी बटे 6 कर सकता हूँ। 6 दूनी 12, 6 का हक 36, 15 बचा, तो ये आपका 0.25 और आ जाएगा। तो 26.25% का लाभ यहाँ पर होगा, ये ऑप्शन सी। यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ऑप्शन सी। ये एक तरीका है। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके संभव हैं, मेनी मेथड्स।
जैसे एक मेथड में ऐसे भी कर सकता था कि मैं कहता कि देखो 480 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी और 20 क्वांटिटी। 480 क्वांटिटी पे 25% का लाभ हो रहा है, इस 100 क्वांटिटी पे इससे भी 10% अधिक यानी 37.5% का लाभ हो रहा है। 25 पे 10% और अधिक लगाओगे सक्सेसिव से 37.5 मिलेगा, और इस 20 को मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं तो कोई मुनाफा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब आप इसके आगे इस सवाल को कैसे हल कर सकते थे, ये क्वांटिटी रेशियो निकालते। आप कहते ये बनता 24, ये बनता 5, ये बनता 1, मतलब 20 से मैंने सबको डिवाइड किया, यहाँ 0% है, यहाँ 37.5% है, यहाँ मेरा 25% है। अब मुझे निकालना था कि नेट कितना मुनाफा होगा, तो मैं कहता कि मैं 25 को कंबाइंड अपना लाभ मान लेता हूँ, एक तरह से एवरेज वाला तरीका। अब 25 के रेस्पेक्ट में इस 25 का डेविएशन हो गया 0, 25 के रेस्पेक्ट में इसका डेविएशन बनेगा 12.5 प्लस में, जिसका 5 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 62.5 प्लस में। ये जीरो जो है ये 25 के रेस्पेक्ट में माइनस 25 नीचे है, तो यहाँ पर 1 इंटू -25 बनेगा, और इस वैल्यू को 30 में डिवाइड करना है, 24 5 29 31, तो वैल्यू बनती 25 प्लस, यहाँ पर आप घटाते तो मिलता 37.5/30, और अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये वैल्यू बनती 25 प्लस 1.25, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 26.25, और आपका आंसर आ जाता सी 26.25। और यहाँ से भी आप आसानी से इस वैल्यू को देख सकते हैं कि 26.25% मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, सवाल है कि अमित बोरो करता है 8,000 रुपये 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। ही रीपेज 2,800 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹2,600 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। टू क्लियर द लोन हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। देखो सवाल क्या है कि 8,000 रुपये का लोन यहाँ लिया गया, फिर यहाँ पर t बराबर 1 आया, फिर t बराबर 2 आया, फिर t बराबर 3 आया, फिर t बराबर 4 आया है। 4 मतलब 4 साल के अंत में, t बराबर 1 का मतलब 1 साल के अंत में। अब 1 साल के अंत में आप कह रहे हो कि 2,800 रुपये आपने पे कर दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि आपने 2,800 पे कर दिया। 2 साल के अंत में आपने क्या किया, 2,600 पे कर दिया। ठीक, जाहिर सी बात है पूरा लोन खत्म नहीं हुआ होगा। अब ये कह रहा है t बराबर 3 के अंत में कुछ नहीं दिया हमने, आप बताओ t बराबर 4 के अंत में मैं कितना दे दूं कि ये लोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और ये कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है, हम यहाँ निकालते हैं कितना पैसा बाकी है। कैसे निकलेगा ये, देखो सबसे पहला काम आप ये करो कि 8,000 रुपये 1 साल के बाद कितना हो जाता। आप कहते हैं 10% बढ़ जाता, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट है, तो आप कहते हैं 8,800 हो जाता। फिर ये 10% और बढ़ता तो 880 बढ़ता, तो क्या ये वैल्यू 9680 हो जाती। तो t बराबर 2 के अंत में यानी 2 साल के अंत में जो हमने 8,000 रुपये का उधार लिया था उसकी नेट वैल्यू 9,680 रुपये हो चुकी है। 1 साल पहले जो आपने 2,800 रुपये पे किया है उसकी अभी करंट वैल्यू कितनी होगी, 10% बढ़ जाएगा यानी 280 बढ़ जाएगा, यानी ये वैल्यू 3,080 हो जाएगी, प्लस अभी तुमने 2,600 और दिया है। तो इस मोमेंट पे जरा देखो कि हिसाब किताब आखिर कितना है। आपके द्वारा लिया गया जो धन है वो 9,680 रुपये का हो चुका है, और जो आपने अभी तक दे दिया है वो वैल्यू 5,680 की हो चुकी है। इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो आप कहोगे यार देखो ऐसा है 4,000 रुपये इस मोमेंट पर अभी बकाया है, यानी अगर मुझे t बराबर 2 पे ही मैं 4,000 रुपये और दे दूं तो हिसाब किताब यहीं बराबर हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये जो बकाया राशि है ये आपने पे करी है, t बराबर 4 के अंत में आप पे करने की इच्छा रखते हैं, तो अब इसी वैल्यू को मैं 2 बार आगे बढ़ाऊंगा सक्सेसिव 10% से, और जो ड्यू अमाउंट है वो यहाँ निकल के आ जाएगा। मैं 10% बढ़ाऊंगा, ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपकी 4,400। मैं फिर से इसको 10% बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 440 से और बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4,840। ठीक, तो ये 4,840 रुपये अगर आप पे कर दो t बराबर 4 पे, तो ये हिसाब किताब बराबर हो गया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट को इस तरह से बड़ी सरलता से हम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर
हम पैसों को हिसाब किताब करके बराबर कर लें, फिर जिस मोमेंट पे भी हमें लेन देन करना है वहाँ पर लेन देन करने के लिए हम इंटरेस्ट जो रेट है वो हम अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है। सवाल कर रहा है कि एक सॉलिड मेटल क्यूब है मेरे पास जिसका एज 12 सेंटीमीटर का है, इसको हमने इमर्स किया है कंप्लीटली वाटर यानी पानी में, एक सिलेंड्रिकल वेसल में, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हाइट 32 सेंटीमीटर है, और जो वाटर है वेसल में वो 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऑलरेडी है। आपको बताना है कि जो हाइट है जिससे वाटर उठेगा वेसल में करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि देखो आप जो क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना है, 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। तो जब आप इस क्यूब को, बेसिकली हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके भीतर आप क्या करोगे, जब भी आप इस क्यूब को अंदर डाल दोगे, है ना, तो इस क्यूब को अंदर डालने से क्या होगा, पानी हटेगा, ऑलरेडी इसमें पानी है, तो ये जब पूरा सबमर्ज हो जाएगा तो इसकी वजह से पानी उठेगा, और वो पानी कितना उठता है, जितना इस क्यूब का आयतन होता है। और किस आकार में पानी उठता है, सिलेंड्रिकल आकार में, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस अगर आप ध्यान से देखें तो रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 20 का स्क्वायर इंटू, मान लेते हैं कि ये हाइट जो उठेगी वो h उठेगी, तो मैंने यहाँ पर उठा के लिख दिया h। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको यही h की कैलकुलेशन करनी है कि भाई h किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, h किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूँगा h की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये बनेगा हमारा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ये 20 इंटू 20 बनेगा यहाँ पर, और जो पाई है वो 22/7 होता है, तो 22 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है और मेरा आंसर यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा। तो आपको कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 2 से काटते हैं, तो ये 10 10 और 11 अपने आप बन जाएगा, और यहाँ 6 6 6 बन गया एक तरह से। तो नीचे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1100, और ऊपर बन गया 216 इंटू 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 16 7 112, 1512 हो गया। तो ये 15.12 अपॉन 11 बनेगा, तो 11 एक नम 11 हो गया, और ये 4 बनता है, 11 3 33 हो गया, 33 के बाद बना 8, और 11 70 1.37 आ रहा है सेंटीमीटर में। अब इसके क्लोजेस्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, सी ऑफ 1.4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 32 दिया हुआ है और ये जो 15 दिया है, इसका कोई खास इस्तेमाल है नहीं, खास क्या कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसका। ठीक है, बस ये दिया है कि भाई पूरी हाइट इतनी है, पानी इतने हाइट तक भरा हुआ है, बट हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है पानी कितना बढ़ेगा, और वो इस सिलेंड्रिकल आकार में बढ़ेगा, उसके लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए। एच तो हम निकाल रहे हैं ना कि कितना ऊंचाई उठ जाएगी, वही मुझे कैलकुलेट करना है। सवाल कर रहा है कि जो वॉल्यूम है एक सिलेंडर का, उसकी हाइट मुझे दी है 32 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 36 सेंटीमीटर दिया है, ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ ए कोन जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, जैसे मेरे पास एक कोन है, तो कोन का अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले मुझे रेडियस, हाइट और एल, ठीक है, इसमें देखो आप सिर्फ एक चीज़ दी है मुझे, हाइट प्रोवाइडेड है कोन का, कितना दिया हुआ है मुझे, 24 सेंटीमीटर मुझे ये हाइट दी हुई है। अभी रेडियस और एल इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक, एक चीज़ और दी है आपको कि आप देखोगे कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, डायमीटर अगर 36 है तो ये वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, रेडियस 18 होगा, और एच हमारा 32 हो गया, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इसको मैं कहूँगा ये आर स्क्वायर है, इंटू इसका हाइट मुझे 24 दिया, मैंने 24 लिख दिया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, पाई से पाई कट जाएगा, आप कहोगे मैं अगर 3 से काटूंगा इसको तो ये 8 बनेगा, 8 से काटूंगा तो 8 चौके 32 बनेगा, रेडियस का स्क्वायर 18 स्क्वायर इंटू 4 के बराबर है,
क्या 4 को आप 2 का स्क्वायर सोच सकते हैं? यस, तो क्या ये वैल्यू 36 का स्क्वायर हो गई? तो क्या रेडियस 36 हो गई? यार किसका रेडियस था? कोन का। अब हाइट भी पता लग गई, रेडियस भी पता लग गया, और मुझे जो निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया वो पाई आर एल के बराबर होता है। पाई आर एल का मतलब क्या है? मुझे रेडियस चाहिए और मुझे स्लैंट हाइट भी चाहिए एल, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। अब एल को जल्दी निकालने का तरीका सिखाता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। आप कहोगे कि ये वैल्यू मेरी 24 के बराबर है, ये वैल्यू मेरी 36 के बराबर है। ये 12 दूना 24 है, ये 12 तिहाई 36 है। ध्यान से देखना, ये 12 दूना 24 है और ये हमारा 12 तिहाई 36 है। अब ये 12 जो है इसको हटा दो और सोचिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब पाइथागोरस लगाओ 2 और 3 पे, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। 9 4 13 होता है रूट में, तो यहाँ पर आप लिखोगे रूट 13, और जो 12 चला गया था उसको वापस ले आओ। तो ये एल जो स्लैंट हाइट है वो 12 रूट 13 के बराबर है। पहले मैंने 12 हटा दिया, फिर मैंने 12 को बाद में वापस ला दिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप सीधे 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। पाई रेडियस की वैल्यू है 36 और एल की वैल्यू अभी आपने निकाली है 12 रूट 13। आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 432 रूट 13 पाई, जो कि आंसर है डी। तो डी आपका राइट आंसर हो गया। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें डी हमारा मिड पॉइंट है AC का, F हमारा पॉइंट है AB पे इस तरीके से कि CF हमारा BD को बाइसेक्ट करेगा E पर। अगर AF हमारा 18 सेंटीमीटर है तो बताना है कि BF की लंबाई कितनी होने वाली है। तो मैं इस डायग्राम को जरा बना देता हूँ सो दैट आप ये समझ पाएँ कि आखिर ये सवाल है क्या। तो देखिए सवाल कुछ इस प्रकार का है, सवाल कुछ इस प्रकार का है कि ये एक त्रिभुज होगा, फिर इस त्रिभुज में आप कह रहे हो कि ये यहाँ पर एक मीडियन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। लेट्स से आप कह रहे हो कि एफ हमारा, डी हमारा मिड पॉइंट है, तो ये डी हो गया मान लिया, ये ए है, ये सी है, यहाँ पर आपने कहा कि बी है। फिर आप ये कह रहे हो कि एफ एक पॉइंट ए बी पर हमें इस तरीके से लेना है कि सी एफ बी डी को बाइसेक्ट करेगा ई पर। अच्छा, तो ये सी एफ हमारा बी डी को बाइसेक्ट करेगा ई पॉइंट पर, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच दो, तो ये हमारा बाइसेक्शन हो गया ऐसा कुछ, ये इक्वल हो गया, और ये पॉइंट अगर डी हमारा मिड पॉइंट था तो ये भी बराबर ही था। अब आपसे कह रहा है कि आपकी जो ए एफ की लंबाई है ये दी है 18, तो आपको बताना है कि ये बी एफ की लंबाई क्या होगी। देखिए बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है, और इसमें होता क्या है कि जो बी एफ और ए एफ का रेशियो होता है ना, इस केस में वो 1:2 के बराबर होता है। तो अगर आपने ए एफ को 18 बोल रखा है तो ये बी एफ हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बी वैल्यू हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इस केस को मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है बहुत अच्छे से, कि कभी भी अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो, उस त्रिभुज में जैसे ये भुजा है, इसका मिड पॉइंट मान लिया ऐसे, और आपने यहाँ पर मीडियन खींच दिया, ठीक। फिर आपने यहाँ से इस मीडियन को बाइसेक्ट कर दिया, ये देखो इक्वल है, बाइसेक्ट कर दिया, तो ये इस भुजा को जाके यहाँ पर मिला टी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पी टी का टी आर से रेशियो जो है ये 1:2 होता है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग कि अगर ये जो ओ टी लाइन है इसके पैरेलल आप एस से एक लाइन खींच दें, एस यू, तो ये यू पर मिलेगा। तो मज़ेदार बात क्या होती है कि पी टी का रेशियो टी यू से और टी यू का रेशियो यू आर से, ये सब 1:1:1 में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए ताकि जब भी ये सवाल एग्जाम में आए तो आप फटाक से इसका उत्तर लगा पाएँ। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ओ टी के पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है एस यू, यहाँ लिखा हुआ है एस यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ टी, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो कुछ भी पूछे आप फटाक से लगा पाएँ। बस इस केस को ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, ठीक है। तो अब आप वापस जाएंगे तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये वैल्यू अगर आप 18 बोल रहे हो तो ये 18 अगर होगा तो ये वैल्यू 9 होगा, 1:2 का मामला बनता है यहाँ पर। तो ये 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो गया, जो कि बी है, ठीक है। ए वर्क्स 4 times fast as B and B works 37.5% more fast than C does. All three working together can finish a task in 10 days with help of D. If D alone can finish the same task in 31 days, then in how many days C and D finish 71 3/7% of the same task? अब देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है। सबसे पहले तो इस सवाल में 2 परसेंटेजेस का इस्तेमाल हुआ है,
जिनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक 37.5%, एक 71 3/7%। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो 37.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/8 के बराबर होती है, और 71 3/7% की जो वैल्यू होती है ये 5/7 के बराबर होती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए सो दैट आप फटाक से इस जानकारी का इस्तेमाल कर पाएँ। सबसे पहले तो बोला है कि ए और बी में ए बी का 4 गुना है, तेज है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 हो गया। एक और चीज़ बोला है कि बी और सी में बी सी से 37.5% ज़्यादा है। यानी अगर मैं सी को 8 मान लूँ तो बी हमारा 8 + 3 11 होगा, 3/8 अधिक होगा। अब मैं ए बी सी को अगर कंबाइन करूँ, आप कहोगे बी यहाँ 1 है तो ए यहाँ 4 है, बी को 11 बना दो। तो बी को अगर मैं 11 बनाऊंगा तो 11 से गुणा करूंगा, तो ए वाला पार्ट भी 11 से गुणा होकर 44 बन जाएगा। अब जब बी 11 है तो क्या सी आपका 8 के बराबर है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दिया मैंने। अब सवाल को देखिएगा गौर से। सवाल ये कह रहा है कि डी इस काम को अकेले 31 दिन में कर सकता है। यानी कुल काम मैं कह सकता हूँ 31 इंटू डी के बराबर है। यस, 31D, डी की एफिशिएंसी डी है और 31 डेज लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से गुणा कर दिया, टोटल काम हो गया। ये भी दिया है कि यही काम अगर ए बी सी डी मिल के करें तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने 10 से गुणा किया और टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ लिखूंगा। 44 11 55 और 8 होता है 63, तो ये बनेगा 63 + डी इंटू 10। यहाँ से डी की एफिशिएंसी सॉल्व हो जाएगी। 31D में 10D घटाऊंगा, बनेगा 21D, और 21D 63 के बराबर हो गया, इंटू 10, तो डी की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो डी की एफिशिएंसी जो नोन नहीं थी वो 30 के बराबर आ गई, यहाँ लिख दिया उठा के ऊपर जाके। अब जो टोटल वर्क है उसका मुझे इतना परसेंट कराना है, 5/7। अब टोटल वर्क है कितना, 31 इंटू डी के बराबर था। डी 31 डेज में कर सकता है, तो 31 इंटू 30 आप लिख सकते हो, राइट। 930 एक तरह से टोटल वर्क हो गया। इसका 5/7 मुझे कराना है, तो 5/7 इंटू 930 मुझे कराना है। किससे कराना है, सी और डी मिला के। सी और डी को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 38। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 38। अब मुझे इसी चीज़ को सॉल्व करना है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, ठीक है। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, आप कहोगे 465 मिलेगी ऊपर, और यहाँ नीचे 19 मिल गया। 19 सत्ते क्या होता है, 133। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब 465 को मुझे क्या करना है, 5 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को जब भी 5 से गुणा करना हो तो आप इसको 10/2 सोचिए। पहले 2 से डिवाइड करिए, तो 2 3 2 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर 10 से गुणा कर दिया हमने एक तरह से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2325, ठीक है। 133 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे 133 हम एक बार लेके जाएंगे तो 99 बच जाएगा, 5 हो गया, ठीक। अब 7 बार और जाएंगे, 13 7 91 होता है। तो 7 बार जैसे ही गए, हमें पता है आंसर अब तो सी ही आना है, क्योंकि 17 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। बट आप 7 बार चले जाओ, तो 133 को 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 910 और 21 बनेगा 931, और 995 में अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये 4 बनेगा, ये 6 64 आ गया। तो 1764/133, मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन भी मैच हो गया, वो है सी। तो ये इस तरह से सवाल हल होगा। ये सवाल कर रहा है कि भाई 2 गन्स फायर हो रहे हैं एक जगह से और 31 मिनट्स के इंटरवल में, और एक आदमी जो बैठा हुआ है ट्रेन में जो कि दूर जा रहा है उस प्लेस से, वो सेकंड फायरिंग को 34 मिनट बाद सुनता है पहली फायरिंग के। आपको बताना है कि जो ट्रेन की स्पीड है कितनी होगी अगर साउंड की स्पीड मुझे 340 मीटर पर सेकंड दी हो तो। देखिए इसका तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है, एक बार समझाऊंगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। पहले तो समझ लो इस चीज़ को। समझना यह है कि मान लिया इस व्यक्ति ने पहला गन शॉट यहाँ सुना है, यहाँ पहला गन शॉट सुनाई दिया। अब अगर ये व्यक्ति चल नहीं रहा होता, ये ट्रेन में नहीं बैठा होता, तो इसके 31 मिनट के बाद ही इसको दूसरा गन शॉट सुनाई दे जाता, क्योंकि 31 मिनट के अंतराल में फायरिंग हो रही है। बट चूंकि ये चल रहा है तो ये व्यक्ति चल के यहाँ पहुँच गया इतनी देर में। कितनी देर में, जब इसको दूसरा गन शॉट सुनाई दिया। फर्स्ट इसको यहाँ सुनाई दिया, सेकंड इसको यहाँ सुनाई दिया,
ठीक। और सेकंड जब इसको सुनाई दिया तो आप गौर से देखिए, ये 34 मिनट के बाद सुनाई दिया है। इसका मतलब ये व्यक्ति 34 मिनट में यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है, क्योंकि 34 मिनट बाद दूसरा सुनाई दिया। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि जो साउंड है, साउंड को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा? आप कहोगे 3 मिनट्स ही लगे होंगे। क्यों? क्योंकि साउंड अगर ये व्यक्ति यहीं खड़ा रह गया होता तो 31 मिनट के बाद यहाँ पहुँच गया होता, लेकिन यहाँ पहुँचा है 34 मिनट के बाद, तो मतलब साउंड को 3 मिनट और लगा यहाँ से यहाँ आने में। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये व्यक्ति तो चल रहा है किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड से, क्योंकि ये ट्रेन में बैठा हुआ है। तो ट्रेन अपनी स्पीड से 34 मिनट में जितनी दूरी चलेगी, ठीक, उतनी ही देरी में जो साउंड है हमारा, वो 3 मिनट में वो दूरी कवर कर लेगा। बस ये कहानी है। तो जो ट्रेन की स्पीड बनेगी, यहां पर आप गौर से देखिए, वो बनेगी 3/34 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। अब यहां से आप सॉल्व कर लो कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। आप कहोगे 3/34। आप कहोगे सर इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? दोनों साइड तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से 60 कट ही जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप 340 लिख लीजिए। ये ध्यान रखना कि ये जो स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकेंड में आएगी, तो ये वैल्यू आ गई ट्रेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 30 को आप 18/5 से गुणा करिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर आप इसको फॉर्मूले के तौर पे ध्यान रखना चाहते हैं तो भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े, ठीक है। सवाल है कि ए की वैल्यू है 7+3√5। ए इंटू बी आपका 4 के बराबर है, और आपको a² + 3ab + b² अपॉन a² माइनस 3ab + b² की वैल्यू चाहिए। अब जरा गौर से देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से कि यहाँ पर जो a दिया है मुझे, ये 7+3√5 के बराबर दिया है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को p बोल दूं और इस वैल्यू को q बोल दूं, दो कंपोनेंट है, मान लिया इसको p और q ऐसे लिख देता हूं। जरा मुझे बताओ कि p² माइनस q² किसके बराबर है? तो आप कहोगे बनेगा 49 माइनस 3 त्रिका 9 × 45 यानी 4 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। मिला क्या नहीं मिला? तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर मैं एक b ऐसा एज्यूम करूं जो 7 माइनस 3√5 के बराबर हो, तो होगा क्या कि जब आप a इंटू बी करोगे तो यही मिलेगा ना, 49 माइनस 45 यानी 4 के बराबर। यस, तो a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप रेशनलाइज करके भी b कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको इस तरह से देख लेने से और सहूलियत होगी। अब आप बताओ मुझे a+b की वैल्यू क्या हो गई? आप कहोगे a+b यहाँ से 14 मिल गया। मैं कहूँगा अच्छा बताओ a-b की वैल्यू क्या हो गई? तो आप कहोगे यहाँ से 6√5 हो गया। अब देखिए जो मुझे निकालना है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ कि ये a+b का होल स्क्वायर है प्लस ab है? यस। क्या नीचे मैं बोल सकता हूँ कि a-b का होल स्क्वायर माइनस ab है? यस। तो ऊपर देखिएगा a+b का होल स्क्वायर हो गया 196 और a इंटू बी 4 है। नीचे a-b का होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 180। 36 पंचे 180, 180 माइनस 4 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 200/176। अब इस वैल्यू को मैं काटूंगा, ये 8 से कट जाएगा, तो नीचे मिलेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ऊपर मिलेगा 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 25/22 और 25/22 आपको दिया है आंसर सी। सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है और आप आसानी से इसको कर भी पाएंगे, कोई आपको यहाँ पर तकलीफ इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए सवाल में।
यहाँ पर सवाल देखिएगा, a प्लस बी माइनस सी मेरा 0 के बराबर है और एक गिवन एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। दो तरीके हैं देखिए यहाँ पर, एक तो वैल्यू रख के इस सवाल को करना, आप इसमें 1 1 और 2 रख दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 रख दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, 1/a² माइनस c²। देखो a और b अगर 1 और 1 है तो यहाँ पर a और b कट जाएंगे, बचेगा -c², c की वैल्यू 2 है तो ये -1/4 बनेगा, प्लस दूसरे में देखिए हमने a और b को 1 और 1 रखा है, कट जाएगा 1/ यही बनेगा, फिर से ये 1/-4 बनेगा। तीसरे पार्ट में चाहिए, आपने a और b को 1 1 रखा है, c को आपने 2 रखा है तो ये बनेगा 4 -2 बनेगा, -1 यहाँ 1 बनेगा। तो ये वैल्यू पहले दो कंबाइन होके -1/2 बनाएंगे और तीसरा पार्ट भी ये +1/2 बनाएगा, वैल्यू हमारी शून्य हो जाएगी, आंसर मेरा हो गया ए। तो ये सवाल को करने का एक तरीका हुआ वैल्यू रख के, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल आसानी से इस तरह से किए जाते हैं। बट अगर आपको इस सवाल को ट्रेडिशनली करने का मन है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो देखिए गौर से, इसमें जो ये पहला पार्ट है ये क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से इसमें देखना चाहें तो मैं इसको 1/a² माइनस b² प्लस c² बोल सकता हूं, आप कहोगे यस, कह सकते। तो अब आप यहां पर क्या करो ना, a को एक तरफ रखो और c माइनस बी को उधर लेके चले जाओ, मतलब 0 की तरफ राइट हैंड साइड में ले जाओ। अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ a² मिलेगा, यहाँ पर आपको c² प्लस b² माइनस 2bc मिल जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन आप यहाँ देख रहे हो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू हो जाएगी -1/2bc होगी। हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू -1/2bc बन जाएगा। इसी तरह से आप इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2ac बन जाएगा या 2ca बन जाएगा। और यहाँ पर ये तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1/ आपको 2ab दे देगा प्लस में, जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो। कंबाइन करोगे अगर आप, माइनस में 1/2abc मान लिया, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको a मिलेगा, यहाँ पर आपको b मिलेगा और यहाँ पर आपको -c मिल जाता। ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलता जिसमें आप कहते कि भाई ये वाला पार्ट तो 0 के बराबर है, सवाल में दिया तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये सवाल को ट्रेडिशनली करने का तरीका हो, ठीक है, बट वैल्यू रख के करना यहाँ पर सही है, सटीक है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल B 90 डिग्री है, BD हमारा AC के परपेंडिकुलर है, DE हमारा BC के परपेंडिकुलर है, AD 8 है, BD 12 है, आपको बताना है कि DE की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं, है ना। सवाल क्या है, सवाल ये है सिंपली कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है जिसमें एंगल B मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। सो एंगल B को 90 डिग्री बना लो सबसे पहले, तो ये हमारा एंगल B हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया और यहाँ हमारा C हो गया। BD कह रहा है AC के परपेंडिकुलर है, तो हम एक ऐसा कुछ करते हैं और ये हमारा BD हो गया, ये AC के परपेंडिकुलर हो गया। DE हमारा, ये DE है, ये हमारा BC के परपेंडिकुलर है। AD मुझे 8 दिया है, BD मुझे 12 दिया हुआ है, मुझे DE की लंबाई निकालनी है, ये DE है। देखिए बहुत सारे तरीके सवाल को करने के हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, यह है BD² इज इक्वल टू AD इंटू DC, ठीक है, क्योंकि BD परपेंडिकुलर होता है तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब BD की वैल्यू हो गई 12/144, AD की वैल्यू हो गई 8 इंटू DC। अब यहाँ से अगर आप DC निकालते हो 18 के बराबर आ गई, यहाँ मैंने DC को 18 लिख दिया, ठीक है। अब बेसिकली जो सवाल है जो आपको कैलकुलेट करना है ना, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको अब ये निकालना है, ये आपका DE है, ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें D एक राइट एंगल है, DE की लेंथ मुझे निकालनी है, मुझे ये 12 दिया है और मुझे ये 18 दिया है, ठीक है। तो देखिए एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये जो DE परपेंडिकुलर लेंथ P होती है, अगर मैं हाइपोटेनस की लेंथ को थोड़ी देर के लिए बोल दूँ कि H है, ठीक है, तो ये P की जो लेंथ होती है ये 12 इंटू 18, यानी दोनों परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने बेसिकली क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो DBC ट्राइंगल को अलग से बना दिया है, ठीक है।
तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो दोनों परपेंडिकुलर साइड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस के बराबर होती है। यही आंसर हो गया। अब एच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको पहले बताया कि 12 और 18 को, 12 को आप लिखिए 6 × 2, 18 को आप लिखिए 6 × 3। अब 6 बाहर निकल चुका है, रूट लगाइए, 2 दूनी 4 और 9 13, 6√13 के बराबर हो गया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 6√13 के बराबर हो गई। यहाँ रख दीजिए आप। तो आपकी पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा कुछ 36/√13। तो आपका जो आंसर हो गया वो ए हो गया। ए डी ई की वैल्यू 36/√13 आ रही है, √13 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए आप, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 36√13/13। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। बाकी कुछ एक्सप्रेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया हो जिसमें ये परपेंडिकुलर पी के बराबर हो, ये लेंथ एक्स हो, ये लेंथ वाई हो, ये ए हो और बी हो, तो p² x × y के बराबर हो गया, वही BD² बराबर BD × DC। और 1/p², ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी इसको आप लिख सकते हो। उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि परपेंडिकुलर लेंथ p जो होता है वो दोनों भुजाओं के प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ √a² + b² के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ सवाल दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें AB 18 है, AC 24 है, AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, BAC एंगल का जो BC को D पर मिलेगा। अगर AD 16 है तो हमें बताना है कि BD की लंबाई कितनी होगी। देखिए सवाल क्या है, पहले सवाल समझिए। तो सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें ये 18 है, ये हमारा 24 है, और AD हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। AD हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। जस्ट एक सेकेंड लेना आप, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि ये हमारा मान लिया एंगल बाइसेक्टर है ABC। ठीक है। और ये D पॉइंट पर मिलेगा। तो हमें AD की लंबाई 16 दी है, हमें BD की लेंथ कैलकुलेट करनी है किसके बराबर है। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर के केस में, और अगर हमें एंगल बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उससे दोनों भुजाएं जो जा रही हैं अगर वो पता हो तो इसको करना थोड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है इसको मैं बताता हूँ। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान रखिए। ये प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, ये इसकी लेंथ x है, ये भुजा a है, ये भुजा b है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ m है और ये लेंथ यहाँ से यहाँ m है, n है, तो x² की जो वैल्यू होती है यानी एंगल बाइसेक्टर के लेंथ का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस दिस इंटू दिस के बराबर है। ठीक है, देख रहे हो? या फिर आप कह लो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो दिस स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस के बराबर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले दूसरा एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल बाइसेक्टर इसको किस रेशियो में बांटेगा। आप कहोगे 18:24 में। ये जो BD रेशियो DC होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो अगर मैं इसको 3x बोलूँगा तो ये वैल्यू मेरी 4x के बराबर हो गई, पहली बात। ठीक है। अब इसके आगे ये प्रॉपर्टी लगा लो यार, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि 18×24 जो वैल्यू मुझे दी है, ये 18×24 जो है इनका प्रोडक्ट, ये 16² प्लस 3x × 4x के बराबर होगा। या फिर आप कह लो 3x × 4x यानी 12x² की जो वैल्यू होगी वो 18×24 - 256 के बराबर होगा। ठीक है। तो 12x² की वैल्यू किसके बराबर आ गया देख लीजिए। आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा आपका 360 + 72 432, 432 - 256। ठीक है, 176 के बराबर आ गया। 12x² = 176। मुझे 3x की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना आप, मुझे क्या चाहिए 3x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 4 से दोनों साइड डिवाइड हो रहा है तो आप इसको लिखिए 3x² = 44। अब मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो 3x चाहिए ना। तो 9x² बना लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 3x बन जाएगा। स्क्वायर रूट लिया 3x बना। यहाँ जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा
और ये 11 तिहाई 33 एक तरह से अंदर चला जाएगा, राइट। 4 से पहले काट दिया 44, 3 से हमने गुणा कर दिया तो ठीक है, 2 बाहर आ गया कुछ इस तरीके से। कैन वी राइट लाइक दिस 3x² 3x, ठीक है। बट अभी मैच कर रहा है कोई आंसर, ये ज़रा देख लेते हैं। 2√33 कौन सा आंसर इसमें मैच कर सकता है, ठीक है। 3x की वैल्यू निकालनी थी हमें, लेंथ ऑफ बी डी। ऑलराइट, हाँ जी। सो ये हमारी लेंथ ऑफ बी डी आ रही है। अब आपको बस ये देखना है कि कौन सा आंसर मैच करेगा यहाँ पर। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो बी मैच कर जाएगा, बी मैच कर रहा है ना, ठीक है। क्योंकि जो 6 है, आप अगर ध्यान से देखें तो 6 को मैं 2√3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो ये √3 कट जाएगा, 2√33 बन जाएगा। तो आंसर आपका बी करेक्ट है, थोड़ा मॉडिफाइड लिखा हुआ है, सॉल्व करोगे तो बी आंसर आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर। सवाल करा कि एक्स और वाई हमारे 2 पॉइंट्स हैं एक रिवर में, पॉइंट्स पी और क्यू डिवाइड करते हैं स्ट्रेट लाइन एक्स वाई को 3 बराबर टुकड़ों में। रिवर फ्लो करती है एक्स वाई के अलोंग and the time taken by a boat to row from x to q and from y to q are in the ratio 4:5. The ratio of speed of boat downstream to that of the river current is equal to। तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, कैसे समझना है आपको कि ये हमने बनाया x से y, ये x है ये y है। अब कह रहा है कि हमारे पास p और q 2 पॉइंट हैं जो इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ P लिख दिया, यहाँ पर मैंने Q लिख दिया। 3 बराबर दूरियों में इसको एक तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दूरी K मान लो, ये दूरी K मान लो, आप ये दूरी K मान लो। और ये भी दिया कि रिवर X से Y की तरफ है, रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमारा ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और ये डायरेक्शन हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो ट्रेन है, मतलब बोट है, वो x से q और y से q जाने का जो समय है उसका अनुपात 4:5 है। तो x से q का समय क्या होगा जरा बताओ मुझे। आपको हो गई 2k की दूरी, और ये चूंकि डाउन स्ट्रीम केस बनेगा इस दिशा में, तो ये b प्लस एस कहलाएगा। ये टाइम होगा कि नहीं होगा, यस। और इस टाइम का रेशियो अगर मैं लूं तो ये y से q की बात कर रहा है, तो y से q आपकी k की दूरी है, और अपस्ट्रीम केस बनेगा तो b माइनस एस बनेगा, और ये वैल्यू हमारी 4:5 के बराबर है। k से k काट दो, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ से, ये बनेगी 2 इंटू बी माइनस एस अपॉन बी प्लस एस इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से बनेगा b माइनस एस बटे b प्लस एस, और ये वैल्यू 2/5 के बराबर हो गई। इसको आप फर्दर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 2b बनेगा और यहाँ 2s बनेगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी सिंपली 7/3। तो बोट और स्ट्रीम का रेशियो 7/3 आया, बट ये नहीं लगाना है आपको। आपको लगाना है डाउन स्ट्रीम यानी b प्लस एस अपॉन एस। तो ये है 10/3। 10/3 आपको दिया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। गुड क्वेश्चन। इस तरीके से डीपीक्यू की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको डीपीक्यू समझ में आई है और मज़ा भी आया होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आपके जो भी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करिए, अटेंडेंस लगाइए कि आपने ये डीपीक्यू कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि डीपीक्यू से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे डीपीक्यू का एक वीडियो लेसन इसी एग्ज़ामो यूट्यूब चैनल पर आता है, और उसको आप सभी लोग फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।